हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज देखेंगे ब्रह्मांड और सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ये जो एमसीक्यू का सेट आपको जो कि प्राप्त होगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहाँ ये टेस्ट पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। ये टेस्ट हमने हालांकि जेपीएससी के लिए खास बनाया है, पर ये ब्रह्मांड और सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो ये किसी भी पीसीएस एग्जाम में, चाहे वो जेपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या फिर बीपीएससी हो, ये हर जगह बराबर रूप से लाभदायक रहने वाला है। क्योंकि स्टेट वाइज ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो स्थल मंडल या वन या पर्यावरण से संबंधित जो फैक्ट होता है वो चेंज होता है, पर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये स्टेट वाइज वेरी नहीं करता है, स्टेट वाइज चेंज नहीं होता है। यहाँ जो एमसीक्यू आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ये किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए बराबर रूप से लाभदायक रहने वाला है। अपने सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल सके। आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, जिसमें हम देखेंगे ब्रह्मांड और सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारे सामने, ब्रह्मांड से संबंधित जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, आपके सामने ऑप्शन है, पहले मैं ऑप्शन रीड कर देता हूं। कोपरनिकस, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी हर्सेल या फिर ऑप्शन डी एडविन हब्बल। जियोसेंट्रिक अवधारणा एक है और एक है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। ठीक है, एक है जियोसेंट्रिक और एक है हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक अवधारणा में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना जाता था। ठीक है, ध्यान देंगे, जियोसेंट्रिक अवधारणा में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना जाता था, जबकि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा जो बाद में दिया गया इसमें ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को माना गया है। तो जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है इसका प्रतिपादन टॉलमी के द्वारा किया गया था। और याद रखेंगे, जियोसेंट्रिक अवधारणा में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना जाता है, जबकि कोपरनिकस जो थे इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया और इसमें ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को माना जाता है। इसीलिए आज हम जिस सिद्धांत को मानते हैं वो हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ही है, और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा देने के कारण ही कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो जैसा कि हमने बताया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोपरनिकस। ध्यान रखेंगे, ये सभी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा, जहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ व्याख्या पूछ रहा है। बिग बैंग जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या किसने की? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए विलियम हर्सेल, ऑप्शन बी रॉबर्ट वेगनर, ऑप्शन सी जॉर्ज लेमेत्रे या फिर ऑप्शन डी हॉयल। तो इसका जो सही आंसर है, व्याख्या की बात पूछ रहा है, तो व्याख्या किया था किन्होंने? रॉबर्ट वेगनर ने। कब? 1967 में। जॉर्ज लेमेत्रे जो हैं इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो लेमेत्रे का नाम याद रखेंगे, इन्होंने प्रतिपादन किया था। और व्याख्या किसने किया बिग बैंग सिद्धांत का? तो वो रॉबर्ट वेगनर हो जाएंगे। 1967 में इन्होंने व्याख्या किया था बिग बैंग सिद्धांत का। और बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिरोध में या एक प्रकार से उसके विरोध में एक सिद्धांत लाया हॉयल के द्वारा, और उस सिद्धांत का नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना। ध्यान रखेंगे, स्थिर अवस्था संकल्पना हॉयल के द्वारा लाया गया था बिग बैंग सिद्धांत के विरोध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है, बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किस आकाश गंगा में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एंड्रोमीडा, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी दुग्ध मेखला या फिर ऑप्शन डी ओरियन नेबुला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी मंदाकिनी। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, अगर आपने
आप हमारा सेशन ये देख रहे हैं तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पूरा होता है तो वीडियो को पॉज करके आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है या फिर आपको क्या और पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप इस टेस्ट को पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा, जहां ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा मंदाकिनी। दुग्ध मेखला जो है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, ये मंदाकिनी का ही एक भाग है, याद रखेंगे। और ओरियन नेबुला जो है, ओरियन नेबुला मंदाकिनी में एक ऐसा तारा का क्षेत्र है जो कि बहुत ही ठंडा क्षेत्र है और तारों का समूह यहाँ पर पाया जाता है। एंड्रोमीडा जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा था, ये मंदाकिनी आकाशगंगा के सबसे नजदीक एक दूसरी आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमीडा। तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हो जाएगा मंदाकिनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, आकाश गंगाओं के प्रसार का नियम किसके द्वारा दिया गया? यानी आपके ऑप्शंस हैं गैलीलियो, ऑप्शन बी एडविन हब्बल, ऑप्शन सी विलियम हर्शेल या फिर ऑप्शन डी कोपरनिकस। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ये बताया कि आकाश गंगाएं आज भी प्रसार कर रही हैं, आज भी उनका विस्तार हो रहा है। तो ये बताया था एडविन हब्बल ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सिद्धांत किसने दिया? आकाश गंगाओं के प्रसार का नियम एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया। कोपरनिकस के बारे में आपको बताया जा चुका है, इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर क्या ज्ञात किया जाता है? आपसे ये पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उनकी आयु, ऑप्शन बी उनकी ऊष्मा, ऑप्शन सी उनकी चमक या फिर ऑप्शन डी गैसों की प्रधानता। तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी आयु ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगर आप बीपीएससी के पीवाईक्यू को उठाएंगे तो ये क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और एक बार नहीं 2-3 बार ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। आगे अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जो मैक्सिमम पीसीएस एग्जाम में आपको देखा हुआ ही मिलेगा। आपको मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित है। यहाँ हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे सेशन को देखते हैं, तो आपका एनसीईआरटी बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा एक शॉर्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर होता है तो वह परिवर्तित हो जाता है किसमें? इसका जो सही आंसर हम लोग देखते हैं, ये जो है पहले रेड जाइंट से बनेगा व्हाइट डॉर्फ और अंततः बन जाएगा ब्लैक डॉर्फ। याद रखेंगे, अगर द्रव्यमान किसी तारे का सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है तो वो अंततः क्या बनता है? ब्लैक डॉर्फ। ठीक है, याद रखेंगे। वहीं अगर किसी तारे का द्रव्यमान जो है ये सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता ब्लैक होल। याद रखेंगे, अगर द्रव्यमान कम है सूर्य के द्रव्यमान से तो वो बनेगा ब्लैक डॉर्फ। ब्लैक डॉर्फ में जाने का जो विकास क्रम है वो कैसे है? पहले ये रेड जाइंट रहेगा, रेड जाइंट से ये व्हाइट डॉर्फ बनेगा और व्हाइट डॉर्फ के बाद ये बनेगा ब्लैक डॉर्फ। और अगर द्रव्यमान किसी तारे का सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है तो वो बन जाएगा ब्लैक होल। याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो तो अंततः तारा किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा? ब्लैक होल में। याद रखेंगे इसे। ठीक है, अगर द्रव्यमान अधिक है तो पहले होता है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद वो बनता है न्यूट्रॉन तारा, और न्यूट्रॉन तारा जो है वो अंततः ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए परिवर्तन होने का जो ये क्रम है, जिसे मैं अभी 2 बार रिवाइज किया दोनों क्वेश्चन में, इस क्रम को याद रखेंगे। कई बार आपसे सीधा सीधा ऐसा क्रम पूछ लिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको ये पिछला क्वेश्चन में दिखाया भी। ये देखिए, ऐसा विकास क्रम आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसे क्रम को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए खगोलविद एस चंद्रशेखर को किस वर्ष
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1983 या फिर ऑप्शन डी 1994। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1993। 1983 में एस चंद्रशेखर को डब्ल्यू ए फाउलर के साथ दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो एस चंद्रशेखर को किस साइंटिस्ट के साथ दिया गया था? तो वो थे डब्ल्यू ए फाउलर। फाउलर के साथ 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। सूर्य से दूरी के आधार पर बढ़ते क्रम में निम्नलिखित ग्रहों के सही क्रम का चयन करें। दूरी के आधार पर बोल रहा है और बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे नजदीक से हमें सबसे दूर की ओर जाना है। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध है। और यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपने ग्रहों के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी तीसरे नंबर पर है और इसके बाद चौथे नंबर पर है मंगल। यहां मैं आपको बता दूं कि मंगल और इसके बाद एक ग्रह है बृहस्पति, इसके बीच में जो ये बेल्ट है, इस एरिया में क्षुद्र ग्रह बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, याद रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। घनत्व के अनुसार निम्नलिखित ग्रहों के घटते क्रम में सही समूह का चयन करें। घनत्व बताना है, यानी कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है और ज्यादा से हमें जाना है कम की तरफ, है ना, घटते क्रम में पूछ रहा है। तो इसका जो हम लोग सीधा आंसर डिस्कस करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी, बुध, शुक्र और फिर मंगल। सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो पृथ्वी का है और सबसे कम, इन चारों में सबसे कम घनत्व जो है वो मंगल का है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है, फिर बुध है, फिर शुक्र है और फिर मंगल है। देखिए, घनत्व के अनुसार बढ़ते और घटते क्रम में ग्रहों का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सभी ग्रहों में, जो 8 ग्रह और सूर्य है, इन सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी अरुण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी शनि। शनि ग्रह का घनत्व जो है वो सभी ग्रहों में, पूरे सौर मंडल में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। एक प्रकाश वर्ष है क्या? तो ये आंसर बहुत ही इजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई भी एग्जाम उठा लें, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, वहां इतनी बार पूछा गया है कि अब भविष्य में इसके पूछे जाने की संभावना खत्म हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक पारसेक है। तो पारसेक भी जो है ये दूरी की इकाई है, इससे भी दूरी मापा जाता है, बट आपसे इसका वैल्यू पूछा है। आपके सामने ऑप्शंस है, 1 प्रकाश वर्ष के बराबर, 2.3 प्रकाश वर्ष के बराबर, 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर या फिर ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष के बराबर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12, इतना किलोमीटर के बराबर होता है आपका एक प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक जो है ये होता है 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, याद रखेंगे। और 25 करोड़ वर्ष जो है इसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं 25 करोड़ वर्ष को, क्योंकि क्योंकि जो सूर्य है और पूरा जो सौर मंडल है ये आकाश गंगा में परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, इसलिए इसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, याद रखेंगे। और एक पारसेक का क्या वैल्यू है वो भी याद रखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है। सूर्य के किस सतह पर सौर कलंक पाया जाता है? सौर कलंक को सनस्पॉट भी बोलते हैं और ये किस सतह पर पाया जाता है, आपसे ये पूछा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, प्रकाश मंडल,
कोरोना, क्रोमोस्फियर और केंद्र। जैसा कि आपको पता होगा सूर्य में कुल 6 परत होते हैं, 6 सतह होती है, केंद्र से लेके पूरा बाहरी सतह तक। तो ये जो सौर कलंक है ये पाया जाएगा प्रकाश मंडल में, और प्रकाश मंडल के बाहरी भाग को ही कोरोना कहा जाता है, याद रखेंगे। तो सौर कलंक की जो घटना देखी जाती है वो प्रकाश मंडल में देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोपरनिकस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी हर्सेल और ऑप्शन डी एडविन हब्बल। तो सौर कलंक की खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। कोपरनिकस ने क्या किया था? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और एडविन हब्बल ने क्या किया था? तो ये आकाश गंगा के प्रसार का नियम दिए थे एडविन हब्बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। और दूसरा कथन है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिभ्रमण कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो ये दोनों ही कथन जो हैं ये गलत हैं, क्योंकि ग्रह अगर अपने अक्ष पे घूमेगा तो इसे परिभ्रमण कहेंगे, ना कि परिक्रमण। ठीक है। और सूर्य जो है, अगर ये ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ जब घूमेगा तो उसे हम कहेंगे परिक्रमण। देखिए मान लीजिए कि जैसे कि आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर के चारों तरफ जब आप घूमते हैं, तो जब मंदिर के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, सेंटर में कौन है? मंदिर। तो ये परिक्रमा कहलाता है। उसी तरीके से जब सेंटर में सूर्य है और ग्रह चारों तरफ से घूमेगा तो ये परिक्रमण कहलाएगा। ठीक है। और जब अपने ही घर में घूमेगा ग्रह तो उसे हम कहेंगे परिभ्रमण। याद रखेंगे इस छोटे से फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, जोवियन ग्रहों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। देखिए ग्रहों को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है पार्थिव ग्रह और एक होता है जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह में वो होते हैं जो सूर्य के बिल्कुल सामने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आ जाता है पार्थिव ग्रह में। और जोवियन ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से दूर होते हैं, यानी मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी आ जाते हैं जोवियन ग्रहों में। और जोवियन जुपिटर, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, इसीलिए वो सबसे बड़ा है उस समूह में, तो उसी के आधार पर इसे जोवियन ग्रह नाम दे दिया जाता है। ध्यान रखेंगे इसे। इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, आपसे गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। चलिए पढ़ते हैं अब कथन को हम लोग। तो पहला कथन है, इन ग्रहों पर पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान अधिक होता है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जोवियन ग्रहों पर पार्थिव ग्रहों की तुलना में तापमान थोड़ा कम होता है। ऑप्शन बी है, इन ग्रहों पर धूलकण एवं गैसों की अधिकता होती है। तो बिल्कुल जोवियन ग्रहों पर धूलकण एवं गैसों की अधिकता होती है। इन ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है। जोवियन ग्रहों का आकार बहुत बड़ा है तो उसके कारण से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अधिक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इन ग्रहों के उदाहरण है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? तापमान पार्थिव ग्रहों का ज्यादा होता है, ना कि जोवियन ग्रहों का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, यह सूर्य की परिक्रमा करने में अन्य सभी ग्रहों से सबसे कम समय लेता है। इस पर तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है एवं इस पर वायुमंडल का अभाव है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ऊपर चर्चा किया गया है ये किस ग्रह के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी और ऑप्शन डी बुध। देखिए ये एलिमिनेशन मेथड से भी बन सकता है, कैसे बनेगा ये हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो दो ही ऐसे उपग्रह ग्रह हैं सौर मंडल में जिसका कोई उपग्रह नहीं है, जिसमें पहला है बुध और दूसरा है शुक्र। तो आपका दो आंसर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया है ना। अब बोल रहा है तापांतर सर्वाधिक है। तापांतर सर्वाधिक कहाँ पे होगा? नजदीक वाले में तापांतर सर्वाधिक होगा, क्योंकि जब ये सूर्य के सामने रहेगा तो इसमें तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब वहां पे रात का समय होगा तो तापमान बहुत घट जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बुध इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक आपसे पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन हैं बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बृहस्पति। सर्वाधिक नजदीक तो शुक्र है सर्वाधिक नजदीक पृथ्वी के। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। शुक्र ग्रह के चारों ओर किस गैस के घने बादल मौजूद हैं? देखिए, शुक्र ग्रह से संबंधित अभी बहुत से प्रक्षेपण होने हैं, है ना? जैसे कि दाविंची है, वेरिटास करके है। तो इस तरीके से जो भी अभी सैटेलाइट जाने वाला है शुक्र ग्रह पर, उस कारण से शुक्र ग्रह जो है ये कंटिन्यू चर्चा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है शुक्र ग्रह से संबंधित सवाल, इसलिए हमने भी यहाँ शामिल किया है। शुक्र ग्रह के चारों ओर किस गैस के घने बादल मौजूद हैं? घने बादल के बारे में पूछ रहा है। तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ का जो घने बादल हैं वो बना हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड से। ध्यान रखेंगे इस बात को। बादल के बारे में पूछे तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, और वायुमंडल पूछे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे अवधि का दिन और रात किस ग्रह पर होता है? आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी अरुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबा दिन और रात कहां पर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर सर्वाधिक लंबे अवधि का दिन और रात होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिन और रात यहाँ शुक्र ग्रह पे सबसे लंबे अवधि का होने का क्या रीजन है? क्योंकि शुक्र ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितने समय का है? जो घूर्णन काल है, सॉरी घूर्णन काल, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। तो घूर्णन काल जो है ये शुक्र ग्रह पे 243 दिन का है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह पे सॉरी घूर्णन काल जो है वो है 243 दिन, इसीलिए यहाँ का दिन और रात बहुत लंबे अवधि का होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है? कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी हमें देखने को नहीं मिलता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं शनि, शुक्र, बृहस्पति या फिर अरुण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी अरुण। अरुण पर सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। शनि, शुक्र, बृहस्पति और वरुण। वरुण याद रखेंगे, वरुण। वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। यहां पर आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, लेकिन अरुण ग्रह जो है उसे वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे, अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और अरुण ग्रह जो है ये इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हर्सेल ने की थी इसकी खोज 1781 में। याद रखेंगे, विलियम हर्सेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, याद रखेंगे। और कौन से ऐसे दो उपग्रह हैं, सॉरी कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी वरुण। देखिए, यूरोपा से संबंधित एक अभी उपग्रह भी, सैटेलाइट भी लॉन्च होने वाला है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। अब आप हमें बताएंगे यूरोपा के लिए जो मिशन लॉन्च होने वाला है, उस
मिशन का नाम क्या है, आप हमें बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे। चलिए, तो फिलहाल यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी जाती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है मास्टर ऑफ गॉड्स। किसे कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है बृहस्पति को। शुक्र को क्या कहते हैं? सांझ का तारा या फिर भोर का तारा, है ना। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं किसे? शुक्र को। नीला ग्रह कहते हैं किसे? पृथ्वी को, याद रखेंगे। और मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी जाती है बृहस्पति को। और मंगल ग्रह का उपग्रह कौन कौन सा था? फोबोस और डिमोस, याद रखेंगे ये फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 28 है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन किस ग्रह से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन हैं, बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी अरुण। तो टाइटन जो है ये संबंधित है शनि से। मंगल का कौन कौन सा था? फोबोस और डिमोस। और बृहस्पति से संबंधित एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा ज्ञानीमीड। और ज्ञानीमीड जो है ये आपका संबंधित है बृहस्पति से। टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और ये संबंधित है शनि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान करें। एक तरफ ग्रह का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो बृहस्पति की खोज क्या कोपरनिकस ने की थी? अरुण की खोज क्या जॉन गॉले ने की थी? और वरुण की खोज क्या विलियम हर्शेल ने की थी? आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। यहाँ पर कितने पूछ रहा है, लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप इसका आंसर भी निकाल सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, बृहस्पति ग्रह की खोज कोपरनिकस ने नहीं की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, याद रखेंगे। गैलीलियो ने खोज की थी बृहस्पति ग्रह की। अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी और वरुण ग्रह की खोज जॉन गॉले ने की थी। अगर आपने पढ़ा होगा इसे तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा, और अगर सही नहीं हो रहा है तो आप इसे रिवाइज करें कंटिन्यू। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, उसके बाहर आपसे नहीं पूछता है पीसीएस वगैरह के ज्योग्राफी एग्जाम में, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, किस स्थान पर हुए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पेरू, ऑप्शन बी प्राग, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी वॉशिंगटन। तो ये जो सम्मेलन हुआ था अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का, ये हुआ था 2006 में, और स्थान था कौन सा? प्राग, जहां पर प्लूटो को इस श्रेणी से, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्लूटोइड क्या है? आपके सामने ऑप्शन हैं, प्लूटो के उपग्रह, धूमकेतु का समूह, क्षुद्र ग्रहों का समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्लूटोइड, देखिए प्लूटो का जो ये उपग्रह वाला बात जो बोल रहा है ये तो आपका सही नहीं होगा। आपको दो में कंफ्यूजन हो सकता है कि प्लूटोइड किस चीज से संबंधित है। प्लूटोइड जो है ये आपका, एक मिनट रुकेंगे। माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैं खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ये धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह में। हालांकि इसका जो सही आंसर है वो होगा क्षुद्र ग्रह। क्या है कि क्वेश्चन तो मैं बना लिया पर मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा था कि ये आंसर है किसका। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्षुद्र ग्रहों का समूह है प्लूटोइड। याद रखेंगे ये प्लूटोइड क्षुद्र ग्रहों के लिए एक बनाया गया श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बताया कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, जॉन व्हीलर या फिर कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने ब्लैक होल के बारे में कोई वैसा बात नहीं कहा था, ये गलत हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा ब्लैक होल को परिभाषित किया था। तो
अल्बर्ट आइंस्टीन हालांकि इसका आंसर नहीं है, बट वो सापेक्षता का सिद्धांत के द्वारा कहीं ना कहीं ब्लैक होल से जुड़े हुए थे। अब आपके सामने दो ऑप्शन है जिसमें कंफ्यूजन होना है। तो जॉन व्हीलर जो है ये ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। ठीक है, ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉन व्हीलर ने। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग ने। ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया? ये बताया स्टीफन हॉकिंग ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, जॉन व्हीलर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है अल्बर्ट आइंस्टीन, एस चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंग या फिर जॉन व्हीलर। देखिए, मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन आपके अभ्यास प्रश्न के लिए छोड़ दिया जाए, पर मुझे लगता है कि बता ही देता हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना मिले इसका आंसर। तो मैथमेटिकल वाला जहां आएगा ना, तो जैसे इंडिया के लोग मैथ्स में आगे रहते हैं, रामानुजन एक बहुत बड़ा नाम है। तो याद रखिए कि जब खगोल शास्त्र से संबंधित और मैथ उसमें आ जाए पुस्तक के नाम में, तो वो इंडियन के द्वारा ही लिखा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा भी दो पुस्तक लिखी गई है और उस दो पुस्तक में से एक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्या? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची बना के एक बार मैं ले आऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस चंद्रशेखर। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए हमारे साथ आप जुड़ें। ये आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी टेक्स्ट करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां ये सारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ वहां पर हम एक वीक में 3 मिनी टेस्ट अपलोड करते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आपको जीएस का एक मिनी टेस्ट आपको हर वीक में 3 मिनी टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप हमसे जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।